Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullah. Welcome back, dear students, fellows, and colleagues. It's Literature Terms Part 3. होप सो के ये इंशाल्लाह लास्ट पार्ट होगा और मुझे उम्मीद है कि मैंने इसके अंदर तमाम इम्पोर्टेंट जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनको बयान कर दिया है जो पेपर्स के अंदर पूछी जाती हैं। वैसे तो टर्म्स बहुत ज़्यादा हैं लेकिन जो बार बार रिपीटेडली आती गई हैं मैंने उन पे फोकस करने की कोशिश की है। तो आज की जो टर्म्स हैं वो हम देखते हैं। लेट्स कम टू द टॉपिक। इन टुडेज टॉपिक द फर्स्ट लिटरेरी टर्म इज कैथारसिस और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। फ्लो ऑफ इमोशंस। कैथारसिस मीनिंग cleansing in Greek refers to the literary theory first developed by the philosopher Aristotle, who delivered that cleansing our emotions was the purpose of a good story, especially a tragedy. तो इसकी एग्जाम्पल एडिपस रेक्स में हमें बहुत अच्छी मिल सकती है, लेकिन यहाँ पे जो मैंने एग्जाम्पल कोट की है रोमियो एंड जूलियट की। Romeo and Juliet is a great example of a tragedy and its popularity might be explained by the idea of catharsis. तो इसके अंदर आप बहुत सी एग्जाम्पल इसमें आपको मिल सकती हैं। इडिपस रेक्स जो है उसको आप लाजमी पढ़िएगा ट्रेजिडी के हवाले से, और इसी तरह से इंटरव्यू के अंदर भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उस पर भी एक लेक्चर तैयार करूँ। आगे हमारे पास क्रॉनिकल। A chronicle is a historical account of events, real or imagined, that are told in chronicle order. यानी historical order से किसी भी चीज़ को explain करना एक तरतीब के साथ, meaning from first to the last as they occur in time. नीचे एग्जाम्पल मैंने कोट की है। A majority important series of chronicles in English literary history is the Anglo-Saxon Chronicle, which began in the 9th century and was updated into the mid 12th century. नेक्स्ट हमारे पास आता है डायलैक्ट। लिंग्विस्टिक के अंदर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है और इससे रिलेटेड बहुत से सवाल भी पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है कि डायलैक्ट क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसकी पिन पॉइंट डेफिनेशन क्या है। डायलैक्ट इज़ any particular form of a language spoken by some group of people. किसी इलाके के ख़ास इलाके के रीजन के जो लोग हैं उनसे जो ज़ुबान वो बोलते हैं उसको डायलेक्ट कहते हैं। सच एज साउदर्न इंग्लिश, ब्लैक इंग्लिश, या इसके अलावा और कोई भी स्टैंडर्ड इंग्लिश हो सकती है हमारे पास। यानी किसी इलाके का जो ख़ास लहजा जो होता है उसको हम डायलेक्ट कहते हैं। इन लिटरेचर डायलेक्ट मीन्स अ फॉर्म ऑफ राइटिंग that shows the accent and way people talk in a particular region. Next है हमारे पास ellipsis. Ellipsis is a grammatical term and it is a written symbol that appears as a sequence of dots. Dots को एक sequence से शो किया जाता है। इसके अंदर कोई भी चीज़ जब हम उसको omit कर लेते हैं, उसको किसी चीज़ को हम टेक्स्ट से गायब करते हैं तो उसकी जगह पे डॉट्स यूज़ की जाते हैं। They will indicate that parts of word or sentence have been omitted. कोई भी चीज़ जब हम हज़फ करते हैं तो उसकी जगह पर 3 डॉट लगा दिए जाते हैं। These are called ellipsis point. पूछा जा सकता है कि ellipsis point क्या होते हैं, तो इसको आपने अच्छे से ज़हन में रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास fable. In literature, a fable is a short fictional story. फिक्शन और नॉन फिक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि फ़िक्शन जो है हमारे पास वो ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम कोई भी वाक़यात जो हैं सपोज करके बयान करते हैं, फर्जी कहानियाँ भी हो सकती हैं। लेकिन जो नॉन फिक्शन होता है वो फैक्ट्स एंड फिगर पे बेस करता है। तो ये एक फिक्शनल स्टोरी होती है, अफसानवी किरदार जिसे आप कहते हैं। अ फिक्शनल स्टोरी दैट हैज़ अ मोरल और टीच अ लेसन, जो भी एक मोरल लेसन रखती है जिससे कोई भी अखलाकी सबक मिलता है। कोई भी कहानी हो सकती है जिसे आप फॉर एग्जांपल द ग्रेप्स आर सोर, थर्स्टी क्रो, या इसके अलावा और भी बहुत सी कहानियाँ हैं, तो वो फेबल की एग्जांपल हैं। जी आगे हमारे पास आता है हिमार्शिया। इसको हिमार्शिया भी कुछ लोग पढ़ते हैं,
और हमाटिया भी है। हमाटिया इज़ अ ट्रेजिक फ्लॉ, एरर ऑफ जजमेंट कहते हैं, और एरर दैट रिवर्सेस प्रोटैगनिस्ट fortune from good to bad. A classic example is from William Shakespeare's The Tragedy of Othello. अब ओथेलो के अंदर हमार्शिया के हम एग्जाम्पल देखते हैं, द मोर ऑफ वीनस। अब यहाँ पे मैंने लाइंस कोट की हैं ओथेलो से। ओथेलो's fatal flaw is his jealousy. अब उसके साथ जो है क्या एरर ऑफ जजमेंट हुआ कि उसका जो फ्लॉ अपना है वो जेलसी है। Fueled by Glasgow's lies, Othello flies into a jealous rage and murders his wife. तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास मार्शिया को समझने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्लॉट। प्लॉट कंस्ट्रक्शन, ड्रामा के अंदर प्लॉट का क्या किरदार है, तो उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो मैंने आपके सामने शॉर्ट में और इजी वे में मैंने लिखे हैं। द प्लॉट इज अ स्टोरी एंड मोर स्पेसिफिकली हाउ द स्टोरी डिवेल्प्स। पूरी कहानी का एक शुरू में खुलासा दिया जाता है, ये तैयार किया जाता है कि स्टोरी किस तरह से स्टार्ट होती है, उसका मिड कैसे है, उसका क्लाइमैक्स कहाँ पे है, फाइनल एक्शन एंड रेजोल्यूशन क्या है। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सपोजिशन, बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। कहानी के शुरू में कैरेक्टर्स के बारे में बताया जाता है, सेटिंग है, किस जगह पे है, वो कैनवस पूरा बताया जाता है, उसको हम कहते हैं एक्सपोजिशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है राइजिंग एक्शन। द मेन कैरेक्टर इज इन क्राइसिस एंड इवेंट्स लीडिंग अप टू द फेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट बिगिन टू अनफोल्ड। अब चीज़ें ऐसा ऐसा करेक्टर्स खुलना शुरू हो गए हैं, कौन सा करेक्टर किस तरह से अपना किरदार अदा कर रहा है। नेक्स्ट है क्लाइमैक्स, यानी पीक ऑफ द स्टोरी। अरूज है कहानी, अब अपने पूरे अरूज पे पहुंच चुकी है, सस्पेंस क्रिएट हो चुका है। मेजर इवेंट अकर्स इन विच द मेन कैरेक्टर फेसेस अ मेजर एनिमी, फियर और चैलेंज। कोई भी चैलेंज को फेस करना, तो स्टोरी अपनी पीक पे पहुंची होती है। फाइनल एक्शन, अब ऐसा 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 वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होना शुरू हो जाती है। द स्टोरी बिगिंस टू स्लो डाउन। नेक्स्ट है रेजोल्यूशन, ऑल्सो नोन एज द denouement. The resolution is like a concluding paragraph that resolves any remaining issues and ends the story. तमाम मामलात को ऐसा ऐसा रिजॉल्व करते करते उसको एक खास नतीजे पे लेके जाना होता है। हैप्पी एंडिंग करनी है या ट्रेजिक एंडिंग करनी है, लेकिन उसको क्लोज करना होता है। इट्स ऑल अबाउट द। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोलॉग। प्रोलॉग का नाम आते ही आपके जहन में आता होगा प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, तो ये उसकी बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स। सम वर्क्स ऑफ लिटरेचर स्टार्ट विद अ प्रोलॉग, अ शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन। अब जो प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स है, अब उसके अंदर वो कहानियां बयान की कैंटरबरी की, तो उससे पहले एक प्रोलॉग दिया गया है। तो वो एक जर्नी है, एक सफर है, तो उसमें जितने भी करेक्टर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन शुरू में दिया गया, कौन सा करेक्टर किस तरह से है। दैट गिव्स बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और सेट्स द स्टेज फॉर द स्टोरी टू कम। नेक्स्ट हमारे पास है स्टीरियोटाइप। स्टीरियोटाइप होता है हमारा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है खास किस्म के लोगों के लिए। हर तरह के लोगों के लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू इस तरह से होता है, किसी को देखते ही हमारे जहन में आ जाता है कि इसका मिजाज ऐसा होगा, या फलां इलाके के लोग अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, फलां इलाके के लोग जो हैं बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज होते हैं। एक ओवरऑल जजमेंट हमारे जहन में होती है, एक पॉइंट ऑफ व्यू बन जाता है, एक ओपिनियन होती है, वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। स्टीरियोटाइपिंग इज एन एज्यूमिंग दैट दे आर ऑल अलाइक। इट्स अ looking at whole group of people and assuming that they all share certain qualities. For example, when you meet an elderly lady, you might assume that she has certain traits that she likes to knit or is a grandmother. उसकी एज से अंदाज़ा करेंगे। Example 2, only boys can play sports. ये एक स्टीरियोटाइप है कुछ जगहों पे कि ये गेम जो है सिर्फ बॉयज़ ही खेल सकते हैं। जैसे क्रिकेट के हवाले से पहले था कि बॉयज़ खेल सकते हैं, एक स्टीरियोटाइप बना था, लेकिन आप देखा कि आपने गर्ल्स ने भी खेलना शुरू कर दिया। ऐसे और बहुत सी खेले हैं जिसके बारे में स्टीरियोटाइप बना हुआ है। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है।
यूटोपिया, अ यूटोपिया इज लाइक अ पैराडाइज, अ परफेक्ट सोसाइटी। यूटोपिया यानी ऐसी सोसाइटी जिसके अंदर कोई फ्ला ना हो, फ्लॉलेस सोसाइटी हो और हर कोई वहाँ पे खुश हो, अच्छे से ज़िंदगी बसर कर रहा हो। तो ये एक आइडिया दिया गया था, अ परफेक्ट सोसाइटी इन विच एवरीथिंग वर्क्स एंड एवरीवन इज हैप्पी और एट लीस्ट इज सपोज टू बी। इसका आइडिया प्लेटो ने अपनी बुक जो है रिपब्लिक में दिया। तो अभी तक उस पर डिबेट चल रही है कि उसने आयरोनिकली कहा या उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कि ऐसी सोसाइटी होनी चाहिए या होगी। आगे विट है, बेसिकली विट जो है हमारे पास क्विक अंडरस्टैंडिंग होती है, कीन ऑब्जर्वेंस होती है, कीन इंटेलिजेंस होती है, किसी भी चीज़ पे जो एक रिस्पॉन्स दिया जाता है, बात की जाती है, इंटेलेक्चुअल विट के तौर पे भी यूज़ होता है। अ नेचुरल aptitude for using words and ideas in a quick and inventive way to create humor। तो बहुत से लोगों की जो इंटेलेक्चुअल विट जो होती है बहुत शार्प होती है, वो क्विक रिस्पॉन्स देते हैं, एडवांस रिस्पॉन्स देते हैं और दूसरे हैरान रह जाते हैं। और वहाँ महफिल के अंदर जो है एक कॉमिक जो है वो एटमॉस्फेयर पैदा हो जाता है। जी तो स्टूडेंट, लिटरेरी टर्म्स का टॉपिक हम क्लोज कर रहे हैं। फर्दर आपने पढ़ना हो, इसके बारे में कोई गाइडलाइन चाहिए हो तो आप कमेंट्स में इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हम शुरू करने जा रहे हैं वो होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट्स वेरी वास्ट टॉपिक और इस पे बहुत से लेक्चर्स हमारे बनेंगे, लेकिन अगर आप लेक्चर्स सुनेंगे तो मैं फर्दर लेक्चर्स बनाऊंगा, आपकी रिस्पॉन्स से पता चलता जाएगा। अगर आप रोज़ाना के एक आधा लेक्चर सुनेंगे तो इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा स्लो जा रहे हैं, टाइम हमारे पास बहुत थोड़ा है। तेज़ी से लेक्चर सुनेंगे, पेंडिंग नहीं करेंगे, तो मैं रोज़ाना की बुनियाद पे लेक्चर्स 3-3 4-4 अपलोड करता जाऊंगा। तो ये टॉपिक हमारे पास होगा एंग्लो सेक्शन पीरियड, उसके बाद एंग्लो नॉर्मन है, रेनेसेंस है, जितने भी पीरियड्स हैं 1 by 1 जो है उसको अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा कि हमारे MCQs भी कवर हो जाएं और साथ इंटरव्यू की तैयारी भी होती जाए। अस्सलाम वालेकुम।